दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नहीं करेंगे। खैर, आपकी मर्जी है, मैं आपको फोर्स बिल्कुल नहीं करूंगा। आपको चैनल सब्सक्राइब करना है कर लीजिए, नहीं करना है तो बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही मेरे वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। मालेगांव के सुपरस्टार कैट के ड्राइवर कल्लू भाई की फिल्म छावा लास्ट वीक रिलीज हुई थी और मैंने उसका रिव्यू किया था। उस रिव्यू पर बहुत ज्यादा लोगों का रिएक्शन आ रहा है। बहुत ज्यादा लोग पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा कह रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि मैंने सिर्फ फिल्म का रिव्यू किया है। मैं पर्सनली संभाजी को नहीं जानता था इस फिल्म से पहले और ना ही आज जानता हूं, तो जाहिर सी बात है उनके बारे में पर्सनली मेरा कुछ भी कहना नहीं है। जो मैंने अपने रिव्यू में कहा कि संभाजी ने बुरहानपुर पर हमला किया था और उसका बदला लेने के लिए औरंगजेब की फौज आई थी। औरंगजेब की कोई गलती नहीं थी, ये कहने से मेरा ये मतलब था कि फिल्म में उस सीन से पहले 2 सीन और रखे जाने चाहिए थे जहां यह दिखाना चाहिए था कि भाई औरंगजेब ये चीजें गलत कर रहा था, उसकी वजह से संभाजी ने बुरहानपुर पर हमला किया था। आगे मैंने अपने रिव्यू में कहा कि संभाजी के पास बहुत छोटी फौज थी, मुगलों की फौज बहुत बड़ी थी और यही वजह है कि संभाजी यहां वहां भागते फिर रहे थे, छुपकर हमला कर रहे थे। यह बिल्कुल सही है क्योंकि इतनी बड़ी फौज से छोटी सी फौज नहीं लड़ सकती थी। तो अगर संभाजी की फौज गुरिल्ला वार लड़ रही थी तो इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन मुझे बताना तो पड़ेगा ना जो फिल्म में दिखाया गया है। बहुत सारे लोगों का यह भी ऐतराज है कि मैंने अपने रिव्यू में शिवाजी महाराज नहीं कहा, संभाजी महाराज नहीं कहा। बिल्कुल नहीं कहूंगा क्योंकि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनका नाम था शिवा और शिवाजी अगर मैं कहता हूं तो ऑलरेडी मैं रेस्पेक्ट दे रहा हूं। उनका नाम था सांभा, तो अगर मैं सांभा जी कह रहा हूं तो मैं ऑलरेडी रेस्पेक्ट दे रहा हूं। अगर आपके लिए वो भगवान है तो मुझे इसमें बिल्कुल कतई कोई एतराज नहीं है, आप उनको भगवान मानिए। मेरे लिए भगवान नहीं है, मेरे लिए वो राजा थे और जैसे आप उनको भगवान मानते हैं तो मैं उनको रेस्पेक्ट दे रहा हूं, मैं जी बोल रहा हूं, बात खत्म। भगवान मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा कोई लेना देना नहीं है इस बात से। मेरा सबसे बड़ा ऐतराज है फिल्म के क्लाइमैक्स पर। जिस तरह से संभाजी को पकड़ा गया, टॉर्चर किया गया, मैं वो बिल्कुल भी देखना नहीं चाहूंगा। भाई, अगर मेरे हिंदुस्तान का कोई हीरो है तो मैं क्यों ये देखूं कि किसी ने उसको इतना टॉर्चर किया था, इतनी ज्यादा उसकी इंसल्ट की थी और तब उसको मारा था। ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर ये रियल में हुआ भी था मैं तब भी देखना नहीं चाहूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के हीरो को हीरो ही देखना चाहूंगा। मेरे हिंदुस्तान का हीरो अगर मरता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई उसको तड़पा तड़पा कर मारे, कोई उसकी इंसल्ट करके मारे, ये मैं बिल्कुल देखना नहीं चाहूंगा। तो अगर मैं हिंदुस्तान के एक हीरो की इंसल्ट नहीं देखना चाहता, उसको टॉर्चर होते हुए नहीं देखना चाहता, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं अपने हिंदुस्तान के हीरो को नहीं मानता हूं या उसकी इंसल्ट कर रहा हूं। अगर आप इस तरह से उसको देखना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वैसे नहीं देखना चाहता। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है बस। ये तो आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड वाले कितने बड़े नकलची हैं। कोई भी चीज ये ओरिजिनल बनाते नहीं हैं, कहीं ना कहीं से कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, तब जाकर ये पोस्टर भी बनाते हैं। तो बुढ़ऊ की फिल्म भगंदर का एक पोस्टर रिलीज किया गया और वो पोस्टर भी कॉपी किया गया। एक्चुअली एक फिल्म आई थी जैकलिन की नेटफ्लिक्स पर, जो उसका पोस्टर था उसी को कॉपी करके भगंदर का पोस्टर बना दिया गया। आप अंदाजा लगाइए। कम से कम भगंदर जैसी बड़ी फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर को इतना तो होना चाहिए कि भाई वो पोस्टर किसी और पोस्टर की नकल करके ना बनाए। अगर आप एक पोस्टर भी ओरिजिनल नहीं बना सकते तो ओरिजिनल फिल्म कैसे बनाओगे? और ये तो दुनिया को पता है कि भाई फिल्म भगंदर भी बहुत सारी फिल्मों की कॉपी है। तो यही वजह है कि जिस दिन से ये फिल्म चालू हुई है मैं उसी दिन से कहते आ रहा हूं कि इस फिल्म का चलना बहुत मुश्किल है। जो इस फिल्म का डायरेक्टर है वो साउथ में 3 बड़ी सुपर डुपर डिजास्टर फिल्में देने के बाद इस फिल्म को बना रहा है। अगर वो इतना बड़ा डायरेक्टर है तो एक्चुअली साउथ में फिल्में बनाता, लेकिन जबकि साउथ में पिछले 4-5 साल में उसकी कोई फिल्म चली ही नहीं। यही वजह है कि वो हिंदी फिल्म बना रहा है आकर। हिस्ट्री और वॉर पर अभी तक बहुत सारी फिल्में बन चुकी है। एक और फिल्म बन रही है जिसका नाम है शिवाजी महाराज। ये फिल्म रियल शिवाजी महाराज की बायोग्राफी पर बन रही है। जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं संदीप सिंह, उनका कहना यह है कि इस फिल्म में वो सब कुछ रियल दिखाएंगे, वो सब कुछ वही दिखाएंगे जो शिवाजी महाराज के वक्त में हुआ था। शिवाजी महाराज की फौज में क्रिश्चियन भी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। वो किसी भी धर्म से नफरत नहीं करते थे। इस फिल्म का
म्यूजिक देने के लिए प्रीतम को साइन किया गया है और इस फिल्म के गीत लिखेंगे प्रसून जोशी। ये बॉलीवुड की हिस्ट्री में पहली दफा हो रहा है कि प्रीतम म्यूजिक दे रहा है और प्रसून जी गीत लिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म शिवाजी महाराज का बहुत ही जबरदस्त म्यूजिक आने वाला है। मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म को बहुत ही बड़े स्केल पर बनाया जाएगा। यही वजह है कि ये फिल्म 2025 में नहीं, 26 में नहीं, 2027 में रिलीज होगी। राजकुमार राव उर्फ घसीटा राम की एक और फिल्म आ रही है, भूल चूक माफ, और इस फिल्म में हीरोइन है 24 आवर मिठाई बांटने वाली वामिका गब्बी। गंदा दिमाग, गंदी सोच। अरे भाई साहब, कितनी बार बता चुका हूं, वो लड़की मिठाई बांटती है, मिठाई रसगुल्ले हाथ में लेके घूमती है वो लड़की। यही वजह है कि वो कितनी ही बड़ी फ्लॉप फिल्म दे दे, उसके बावजूद भी उसको फिल्में मिलती रहेंगी। इससे आपको पता चल सकता है कि जो बॉलीवुड में मिठाई बांटती हैं लड़कियां, उनको कितनी जल्दी जल्दी फिल्में मिलती है और कितना ज्यादा काम मिलता है। समझ रहे हो ना? तो घसीटा राम की फिल्म भूल चूक का टीजर रिलीज हुआ है और उसमें दिखाया गया है कि घसीटा राम की शादी वामिका गब्बी से होने वाली है, यानी कि 24 आवर मिठाई बांटने वाली से होने वाली है। और इस टीजर में गाली गलौज दिखाई गई है, गंदे वर्ड्स यूज किए गए हैं। यह फिल्म ठीक वैसी है जैसी फिल्में कभी डबल ढोल की आयुष्मान खुराना किया करता था। अब यह काम घसीटा राम करेगा। बताइए आप, जो काम आयुष्मान खुराना ने छोड़ दिया वो काम अब घसीटा राम करेगा। तो एक्चुअली घसीटा राम की शादी होने वाली है और एक दिन पहले मेहंदी की रस्म है, मेहंदी वगैरह लगाई जाती है, पूरा दिन बेचारा सो जाता है। अगले दिन जब उठता है तो फिर उसको पता चलता है कि वही डेट है और फिर से मेहंदी की रस्म हो रही है, इसीलिए बेचारा परेशान है। इसका मतलब यह है कि इस फिल्म में कोई ना कोई चक्कर है, या तो घसीटा राम की याददाश्त चली जाती है, या घसीटा राम को भूलने की बीमारी है, या कुछ और होगा। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म को जिस निर्माता ने बनाया है, किसने बनाया है? दिनेश विजन ने। वही दिनेश विजन जो झूठा बिजनेस देने का मास्टर आदमी है। अगर उसकी फिल्म 1 करोड़ का बिजनेस करती है तो 2 बताता है, सीधा, बीच में कुछ नहीं रखता भाई साहब। तो उसका ऐसा मानना है कि पब्लिक अपना घर बार मकान दुकान बेचकर घसीटा राम की फिल्म देखने जाएगी। बताइए आप, अंदाजा लगाइए। मैं इस फिल्म के झूठे निर्माता और घसीटा राम को यह बताना चाहता हूं कि आपने फिल्म का नाम भले ही भूल चूक माफ रख लिया हो, लेकिन पब्लिक इस भूल चूक को माफ नहीं करेगी, ये याद रखना। बहुत दिनों से एक खबर आ रही थी कि फिल्म बॉर्डर का सीक्वल बनने वाला है, बॉर्डर 2 बनने जा रही है, और फाइनली बॉर्डर 2 की शूटिंग चालू हो गई है यूपी में, झांसी शहर में। एक वक्त में इस फिल्म में डबल ढोल की आयुष्मान खुराना भी था, उसको निकाल दिया गया। अब इस फिल्म में 3 हीरो हैं। 70 साल का बूढ़ा दादा सन्नी देओल, 2.5 फीट 3 इंच हाइट, 50 किलो वजन वाला बटला वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ। मैं आपको भी बता दूं कि इस फिल्म का बजट बहुत भारी भरकम है, क्योंकि 50 करोड़ रुपए तो सन्नी देओल ने लिए हैं, वरुण धवन ने 25 करोड़ रुपए लिए हैं। बताइए, अगर निर्माता वरुण धवन को 25 करोड़ रुपए देगा तो वरुण धवन अपने आप को सुपरस्टार क्यों नहीं मानेगा भाई? वरुण धवन की फीस क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, मैं कहता हूं 2.5 करोड़ रुपए। 25 करोड़ रुपए वरुण धवन की फीस कैसे हो सकती है, आप मुझे बताइए। और जब सन्नी देओल ने 50 लिए, वरुण धवन ने 25 लिए, तो जाहिर सी बात है दिलजीत दोसांझ ने भी कम से कम 15 तो लिए ही होंगे। और फिल्म में लड़कियां भी है और भी बहुत सारे एक्टर हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म का बजट जो आज की तारीख में नक्की हुआ है वो 200 करोड़ रुपए हुआ है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यह फिल्म 200 करोड़ रुपए में खत्म नहीं होगी। इस फिल्म के खत्म होते होते इस फिल्म का बजट हो जाएगा 250 करोड़ रुपए। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह फिल्म 400 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस करेगी, क्योंकि इस फिल्म को हिट होने के लिए 400 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस करना है। अब अगर वरुण धवन बटले की फिल्म और दादाजी सन्नी देओल की फिल्म 400 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकती है भाई साहब, तो फिर बॉलीवुड में रणबीर कपूर की क्या जरूरत है, ऋतिक रोशन की क्या जरूरत है, शाहरुख खान की क्या जरूरत है? समझ रहे हो? कुछ दिनों पहले राज बब्बर साहब के बेटे प्रतीक ने दूसरी शादी की। उस दूसरी शादी में उसने अपने घर वालों को नहीं बुलाया, यानी कि अपने फादर राज बब्बर साहब को नहीं बुलाया,
उनकी जो फैमिली है, आर्या बब्बर, नादिरा बब्बर, उनकी बहन, उनको भी नहीं बुलाया। यही वजह है कि मीडिया में हंगामा मचा हुआ था कि भाई उसने अपने फैमिली वालों को अपनी शादी में नहीं बुलाया। अब प्रतीक बब्बर की न्यू नवेली वाइफ ने रिप्लाई दिया है और उसने कहा है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे फैमिली मेंबर हमारी शादी में नहीं थे, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। जो हमारे फैमिली मेंबर हैं वो हमारी शादी में थे। मेरे माँ बाप भी मेरी शादी में थे। प्रतीक बब्बर के नाना नानी भी उस शादी में थे। प्रतीक बब्बर के मौसा मौसी भी उस शादी में थे। यानी कि जो लोग हमारी फैमिली में हैं वो ऑलरेडी शादी में थे। यानी कि प्रतीक बब्बर की वाइफ का ऐसा कहना है कि राज बब्बर और उनके बच्चे उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं है। उनका राज बब्बर और उनकी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। अब ये इनका आपस का मामला है, हम तो कुछ कह नहीं सकते। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि दिनेश विजन बॉलीवुड का वो पहला प्रोड्यूसर है जो 2 करोड़ का 4 करोड़ बताता है। अब तक छावा का रियल बिजनेस हुआ है 105 करोड़ रुपए और इस भाई ने 200 करोड़ रुपए क्रॉस कर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि इसने ठान लिया है कि ये अपनी फिल्म छावा को 500 करोड़ क्लब फिल्म में शामिल करके ही मानेगा, उससे पहले रुकेगा नहीं, कुछ भी हो जाए। तो ये आदमी वो पहला आदमी है जिसने बॉलीवुड वालों को यह सिखा दिया है कि जिसकी भी फिल्म हो वो कोई भी कलेक्शन बता सकता है, कोई भी बिजनेस बता सकता है। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि फिल्म ने कितना बिजनेस किया, कितना नहीं किया है। हालांकि मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि छावा हिट नहीं है। ऑफ कोर्स छावा हिट फिल्म है भाई। अगर मालेगांव के सुपरस्टार कल्लू भाई की फिल्म 150-200 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम बिजनेस करती है तो सुपर हिट फिल्म है। हिट नहीं बल्कि सुपर हिट फिल्म है। तो जाहिर सी बात है, तो सबको पता है कि फिल्म हिट हो चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो निर्माता है ये वो आदमी है जो 2 का 4 बताता है। तो अगर इस फिल्म का रियल बिजनेस 200 करोड़ होगा तो ये भाई 500 करोड़ के नीचे रुकेगा नहीं। आप तो जानते ही हैं कि काफी सालों से सिद्धार्थ की कोई हिट फिल्म नहीं आई है। जो भी फिल्में आई हैं वो चली नहीं है। अब बहुत दिनों के बाद सिद्धार्थ की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है परम सुंदरी और जिसमें हीरोइन है जानवी कपूर। महाफ्लॉप जानवी कपूर जिस फिल्म में आ जाती है उसका फ्लॉप होना तय हो जाता है, गारंटी हो जाती है। तो इस फिल्म की शूटिंग केरला में कहीं चल रही थी, कंप्लीट हो गई है और सिद्धार्थ ने दुनिया को बताया है कि मेरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और जल्दी ही ये फिल्म रिलीज होने वाली है। सिद्धार्थ बेचारा अच्छा लड़का है, मेरी दुआ है कि सिद्धार्थ की ये फिल्म चल जाए, लेकिन चलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है क्या, नामुमकिन है। जानवी हीरोइन है तो फिर कोई क्या कर सकता है भाई, आप बताओ। राजकुमार राव उर्फ घसीटा राम की एक और फिल्म आ रही है जिसका नाम है मालिक। इस फिल्म में ये भाई गैंगस्टर बना हुआ है, बंदूक लेके खड़ा हुआ है पोस्टर पे। बताओ ये भाई मतलब इस भाई की बॉडी ऐसी है भाई साहब, इस भाई की पर्सनैलिटी ऐसी है कि अगर कोई भला सा आदमी इसको एक जमा के थप्पड़ मार दे तो ये ऐसे घूम के नीचे गिरेगा और 1 हफ्ते तक होश में नहीं आएगा। लेकिन इस भाई को गैंगस्टर बनना है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये फिल्म एक साउथ की फिल्म की रीमेक है। साउथ में भी इस फिल्म का नाम मलिक था, मालिक नहीं था, मलिक था। और साउथ की इस फिल्म का हीरो था साउथ फिल्मों का घसीटा राम, ढाई पसली का हीरो फासिल फहद। मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 सालों में तकरीबन 25 साउथ फिल्मों का रीमेक किया गया है, कोई भी फिल्म नहीं चली है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घसीटा राम की ये फिल्म कैसे चल सकती है। ये घसीटा राम की फिल्म OTT पर भी अवेलेबल है, टीवी पर भी दिखाई जा चुकी है। उसके बावजूद भी घसीटा राम को ये पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होने वाली है। आप अंदाजा लगाइए। निर्माता निर्देशक करण जौहर ने अपने एक इंटरव्यू में साउथ की फिल्मों को लेकर बात की है। करण ने कहा है कि साउथ की फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर लॉजिक नहीं ढूंढते। राजा मौली की किसी फिल्म में लॉजिक आपको नहीं मिलेगा, वहां सिर्फ कन्विंसिंग पावर मिलेगी। करण जौहर ने कहा कि बाहुबली में जिस तरह से प्रभास हीरो ने शिवलिंग उठाया था वो रियल में उठ ही नहीं सकता, लेकिन वहां किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि ये लॉजिक कैसे हो सकता है। करण ने यह भी कहा कि साउथ की सभी फिल्मों में ऐसे ही सीन होते हैं, वो भले ही बाहुबली हो, भले ही पुष्पा हो, भले ही पुष्पा 2 हो और भले ही KGF हो। KGF में तो कोई लॉजिक था ही नहीं। अगर KGF जैसी फिल्म हिंदी में बनाई जाती तो शायद लोग बहुत ज्यादा बुराई करते, बहुत गालियां देते, लेकिन क्योंकि वो साउथ फिल्म थी तो किसी ने लॉजिक के बारे में बात ही नहीं की। जो
देखने को मिला वही देखा। करण ने यह भी कहा कि राजा मौली की फिल्म RRR में भी ऐसा ही कुछ था, लॉजिक नाम की कोई चीज नहीं थी। और करण ने कहा कि जो हम हिंदी फिल्में बनाने वाले हैं हम लॉजिक में बहुत ज्यादा घुसते हैं, शायद ये हमारी कमजोरी है, हमें लॉजिक में नहीं घुसना चाहिए, हमारे को पब्लिक को वो दिखाना चाहिए जो पब्लिक देखना चाहती है। एक तरह से देखा जाए तो जो करण जौहर ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। राजा मौली की किसी फिल्म में किसी सीन में कोई लॉजिक नहीं मिलेगा। पुष्पा 1 पुष्पा 2 के भी किसी सीन में कोई लॉजिक नहीं मिलेगा। KGF के तो किसी सीन में कोई लॉजिक था ही नहीं। लेकिन अगर ऐसी फिल्में बिना लॉजिक के हिंदी में बनाई गई तो क्या हिंदी दर्शक उस फिल्म को देखने जाएंगे? क्या वाकई वो फिल्म हिट होगी? मुझे थोड़ा सा डाउट है। उसकी वजह यह है कि जब हिंदी दर्शक किसी साउथ की फिल्म को देखते हैं तो वो पहले ये मान लेते हैं कि इसमें लॉजिक नहीं होगा, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, वो उस फिल्म को उसी तरह से देखते हैं। लेकिन जब वो हिंदी फिल्म को देखते हैं तो उनको ये उम्मीद होती है कि ये हिंदी फिल्म है, इसमें लॉजिक होगा, तो हमें ये फिल्म लॉजिक के साथ ही देखनी है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर हिंदी फिल्में बिना लॉजिक के बनेंगी, साउथ फिल्मों की तरह बनेंगी, तो शायद नहीं चलेंगी। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान था, जिसने खुद को गोली मार ली थी, खत्म कर लिया था, उसको किसी ने नहीं मारा था। एक फिल्म बन रही है भगंदर और इसका हीरो है बुढ़ऊ। यह फिल्म ईद पर रिलीज होने वाली है, यानी कि तकरीबन 40 दिन ही बाकी रह गए हैं। आप सभी जानते हैं कि बुढ़ऊ को धमकी दी हुई है बिश्नोई ने, तो जाहिर सी बात है बुढ़ऊ तो बाथरूम में बैठकर भी कांपता है बेचारा, तो शूट कैसे करे? तो एक्चुअली जहां भी शूट होती है वहां बुढ़ऊ के प्रोटेक्शन के लिए 80 से 90 गार्ड्स होते हैं। कितने? 80-90 गार्ड्स, यानी कि वो जगह पूरी तरह छावनी में तब्दील हो जाती है। बुढ़ऊ को इतना डर लगता है, बुढ़ऊ को ऐसा लगता है कि अगर 4 आदमी खड़े हैं तो उनमें कोई बिश्नोई का आदमी है, अगर गाड़ी में बैठता है तो गाड़ी के पीछे बिश्नोई का आदमी खड़ा है, यानी कि बुढ़ऊ बेचारा कांपता रहता है। तो ऐसे कांपते हुए इस फिल्म की शूटिंग चल रही है। यही वजह है कि इस फिल्म की 80% शूटिंग इंडोर की गई है, बाहर नहीं की गई। जब आप फिल्म देखेंगे हो सकता है बाहर दिखाया जाए, लेकिन वो पूरी शूटिंग अंदर की गई है। डर डर भाई साहब डर। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस फिल्म की 90% शूटिंग डुप्लीकेट्स ने की है, सिर्फ क्लोजअप्स बुढ़ऊ ने दिए। इससे ज्यादा बुढ़ऊ ने कुछ नहीं किया, क्योंकि बुढ़ऊ के बेचारे की हालत ही नहीं है कि वो एक्शन कर सके, उछल कूद कर सके। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो दर्शक इस फिल्म को देखने जाएंगे, जब वो बुढ़ऊ को फिल्म में 100 गुंडों से लड़ते हुए देखेंगे तो उनको यकीन कैसे होगा कि वाकई ही ये बुढ़ऊ लड़ रहा है? वो बुढ़ऊ जो शूटिंग भी 80-90 गार्ड्स लेकर करता है, वो बुढ़ऊ जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर जाता है, वो बेचारा बुढ़ऊ जो सही से चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, कूदना और एक्शन करना तो बहुत दूर की बात है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि पिछले 5 साल में तकरीबन 25 साउथ फिल्मों का रीमेक हुआ है, कोई फिल्म नहीं चली, और ये भी एक रीमेक है। तो इसका क्या होगा आप समझ ही सकते हैं। लेकिन अब चैलेंज डायरेक्टर के सामने यह है कि इन 40 दिन में 15 दिन की शूटिंग भी करनी है, एडिट भी करना है, और फिल्म को सेंसर के लिए भी भेजना है, और फिर फिल्म को ईद पर रिलीज भी करना है। तो एक्चुअली ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन करना तो पड़ेगा। फिल्म तो ईद पर ही रिलीज होगी, ईद के आगे तो ये फिल्म रिलीज हो नहीं सकती। अगर आपने आज का ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।